उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। संगम नगरी प्रयागराज पर पिछले 4 दिन से पानी का कब्जा है और कब्जा भी ऐसा कि पूरा शहर लहरों पर तैरता हुआ दिख रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें लोगों को निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। ऐसे घर कम ही हैं जिनमें पानी नहीं भरा है। फर्क बस इतना है कि किसी ऊंचे घर में पानी कुछ फीट है और कहीं कई फीट तक पानी जमा है। पानी बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा घर भर चुका है पानी से। एक मंजिल से ज्यादा ऊंचे घरों में लोग ऊपर की मंजिलों में जमे हैं और जिनके घर एक ही मंजिल के हैं उन्होंने छत पर डेरा डाला हुआ है। आसमान से आफत की तरह बरसती बारिश मुश्किल बढ़ा रही है, इसलिए छतों पर लोगों को सिर ढकने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ रहा है। लोगों के लिए खाने पीने का भी संकट है, इसलिए एनडीआरएफ की टीमें ऊंचाई पर जमे लोगों तक खाने का सामान भी पहुंचा रही हैं। और आफत केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अब यूपी के कई जिलों में पहुंच चुकी है। वाराणसी में भी गंगा गुस्से में है और घाटों से निकलकर काशी की गलियों तक पहुंच चुकी है। शहर के अहम रास्तों तक आखिरी बार गंगा नदी 8 साल पहले पहुंची थी। 2013 के बाद अब गंगा 2021 में जब खतरे के निशान को पार कर गई तो बीएचयू ट्रामा सेंटर तक भी पहुंच गई और लगातार बनारस में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भदोई में भी नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। पूरा शहर पानी में डूबा दिखने लगा है। सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक में पानी है। ज्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका मतलब साफ है कि पानी का स्तर अभी और बढ़ने वाला है। सौभाग्य की बात यह कि गंगा, यमुना और चंबल नदियां जिन इलाकों से निकलती हैं वहां जुलाई के तीसरे हफ्ते से कई दिन तक भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक यूपी के 22 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। और अब हालांकि बारिश थमी है, लेकिन जितना पानी गंगा यमुना में छोड़ा जा चुका है उसकी वजह से प्रयागराज और वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। केरल में वैक्सीन लगवाने के बाद भी वायरस की चपेट में आने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वहां टीका लगवा चुके 40,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 20,000 मरीज केरल के पतनमतिट्टा जिले में मिले, जिनमें पहली डोज के बाद करीब 15,000 जबकि दूसरी खुराक ले चुके 5,000 लोगों को कोरोना हो गया। इसी तरह केरल के कई और जिलों से ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय को यह आशंका है कि कहीं कोई नया म्यूटेशन, नया वेरिएंट तो नहीं आ गया। लिहाजा इसकी जानकारी जुटाने के लिए मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मांगे गए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वायरस का वो कौन सा रूप है जिसने वैक्सीन लगवा चुके इतने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को गिराने के बाद प्रशासन ने अब वहां फॉरेस्ट एरिया में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने जंगल की जमीन पर करीब 500 हेक्टेयर में बनी इमारतों की पहचान कर ली और उनमें सूरजकुंड रोड पर बने कुछ फार्म हाउस भी शामिल हैं, जिन्हें एक एक कर तोड़ दिया गया। नगर निगम की टीम ने इस काम में खुदाई करने वाली कई मशीनों का इस्तेमाल किया। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने अलग अलग फार्म हाउस में बनी सभी चीजों को गिरा दिया। इस दौरान नगर निगम और वन विभाग के कई अधिकारी खुद वहां मौजूद रहे। जो नंबर्स हमें एमसीएफ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ज्वाइंटली हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सबको लाइन से तोड़ा जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी वहां तैनात किए गए ताकि सरकारी काम में कोई अड़ंगा न डाल सके। सौभाग्य की बात है कि फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के पास जंगल की जमीन थी, जिस पर लोगों ने घर, फार्म हाउस, स्कूल और होटल तक बना लिए, जिन्हें तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसी आदेश के तहत कुछ दिन पहले खोरी गांव के अवैध निर्माण तोड़े गए और अब उन फार्म हाउस पर हथौड़ा चला जो बिना किसी मंजूरी के बने थे। जबकि फरीदाबाद के इसी इलाके में कई इमारतों को नगर निगम और वन विभाग से परमिशन के बाद बनाया गया, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होनी। राजकुंद्रा मामले के बीच साल भर पुराने एक केस में शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के पारसदामा की रिपोर्ट है कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और विभूतिखंड थाने में 2 एफआईआर दर्ज। शिल्पा और उनकी मां पर आयुष वेलनेस सेंटर के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप। इसी मामले में यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया। बताया गया कि यह नोटिस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के बयान दर्ज कराने के लिए दिया गया। जिस वेलनेस सेंटर के मामले में यह केस दर्ज किया गया, शिल्पा शेट्टी उसकी चेयरपर्सन है, जबकि उनकी मां सुनंदा उसकी डायरेक्टर है। उत्तराखंड के केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग पर कई पुजारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बोर्ड का गठन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में किया गया था, जिसके तहत चारों धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी।
और इसी मुद्दे पर कई पुजारी केदारनाथ मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने राज्य सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए खूब नारे लगाए। खबर है कि पुलिस और प्रशासन ने पुजारियों को केदारनाथ में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, जिस पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर आप में दम हो तो आप केदारनाथ में आए, हम लोगों के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। काफी देर तक धरने पर बैठने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मार्च भी निकाला। मंदिरों का सरकारीकरण करना बंद करो। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग पर पुजारी पिछले कई दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के 4 धाम समेत 51 मंदिरों के चढ़ावे का हिसाब किताब रखने और वहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए सरकार ने 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड बनाया, जिसे चारों धामों के मंदिरों के पुजारी जिसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दलील है कि चारों धामों की पूजा का तरीका अलग है, इसलिए वहां ऐसा बोर्ड बनाना बेकार है। जिनका गुस्सा देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बना दी और कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड को मंदिरों का कामकाज देखने पर रोक भी लगाई। अगले हफ्ते से नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 16 अगस्त से 39 नए मंत्रियों की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो 22 राज्यों में होगी और इस दौरान 19,000 किलोमीटर से ज्यादा की 39 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएंगी, जिनमें 19 राज्यों के मंत्री शामिल होंगे, जो 265 जिलों में जाएंगे, जहां वो लोगों से संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री 16 अगस्त से जबकि कैबिनेट मंत्री 20 अगस्त से यात्रा निकालेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी मंत्रियों से 3 दिनों तक बैठक भी की, जिसमें यह प्लान तय किया गया। बिहार की राजधानी पटना से प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक कारोबारी की हत्या के विरोध में सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। पटना के पास के बेहटा के लोगों ने बीच सड़क पर कारोबारी का शव रखकर जमकर नारेबाजी भी की। प्रभारी मुर्दाबाद, सड़क पर टायर जलाकर विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि बीते कुछ दिनों में हत्या की कई घटनाएं हुई हैं, फिर भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें यह तरीका अपनाना पड़ा। बताया गया कि जिस व्यापारी का शव रखकर यह हंगामा किया गया, उसकी मौत मंगलवार रात को लूट के इरादे से आए कुछ बदमाशों ने की। सोने चांदी की दुकान चलाने वाले मंटू गुप्ता की दुकान पर 6 लुटेरों ने धावा बोल दिया। उन्होंने दुकान के कर्मचारी से मारपीट की और मालिक को गोली मारने के बाद सामान लूटकर फरार हो गए। बंदूक से हमको मारा, भैया को भी मारा, गोली चलाया, 2-3 को फायर किया अंदर, तब लूट मार कर दिया। पटना में बढ़ती वारदात के खिलाफ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान वहां कई लोग जुटे और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के लिए भी प्रदर्शन किया। सौभाग्य की बात है कि पटना में कारोबारियों पर अपराधियों का इतनी बार कहर टूट चुका है कि अब वो मान चुके हैं कि पुलिस किसी काम की नहीं, क्योंकि 3 हफ्तों में वहां सब्जी के दुकानदार, मछली के कारोबारी, दवा के दुकानदार, कपड़ा व्यापारी गोली मारकर हत्या की हो गई, जिसके पुलिस ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया था। जिसके बाद जो गहनों के दुकानदार की हत्या के बाद टूटा, तो पटना के कारोबारियों ने सड़क जाम कर पुलिस पर भड़ास निकाली। महाराष्ट्र के खंडाला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक फिल्म का स्टंट सीन शूट करते वक्त कार का संतुलन बिगड़ गया। बताया गया कि उस कार को पलटने के बाद एक जगह जाकर घिसटते हुए रुकना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो कार उछलती हुई सामने से आई और किसी खिलौने की तरह पहाड़ी से पलटती हुई ढलान की तरफ बढ़ने लगी। जिस तरफ वो कार आ रही थी वहीं सीन की शूटिंग के लिए सेटअप लगा था, जिससे कार जा टकराई। वो कैमरे की ट्रॉली से टकराते हुए सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से भिड़ गई। इस हादसे में स्टैंड के साथ कैमरा भी सड़क पर गिर गया और एक शख्स जख्मी हो गया। सौभाग्य की एक बात है कि फिल्मों में ऐसे खतरनाक सीन की शूटिंग एक्सपर्ट की देखरेख में होती है और वहां बचाव के पूरे इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन हर साल ऐसे हादसे शूटिंग के दौरान होते हैं, जिनमें कई बार कलाकारों की जान भी चली जाती है। और यह घटना उन लोगों के लिए भी सबक है जो फिल्मों में स्टंट देखकर उन्हें दोहराने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय दिखने लगी। वसुंधरा लगातार राजस्थान के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रही हैं और पीड़ित लोगों से मिल रही हैं, जिससे वसुंधरा के विरोधियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वसुंधरा राजे 3 दिन से बारां, झालावाड़ और धौलपुर के कई इलाकों में हवाई दौरे कर रही हैं। उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है और वो लोगों से उनका सुख दुख भी पूछ रही हैं, जबकि पिछले कुछ महीनों से वो राजस्थान की सियासत से गायब थी। यहाँ तक कि उनके समर्थन में बयानबाजी करने के लिए एक नेता को बीजेपी से निष्कासित भी किया गया था। इसीलिए उनके इस दौरे पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। वसुंधरा जी जो कुछ शो कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को कर रही हैं, पार्टी में मैसेज दे रही हैं, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें हमें बोलना नहीं चाहते। जबकि बीजेपी के बड़े नेता भी वसुंधरा राजे के सक्रिय होने पर तोल मोल के बोल रहे हैं। पार्टी का अपना
जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, कामकाज है, वो सबको अवसर देती है। बीजेपी के प्रदेश दफ्तर से भी वसुंधरा राजे के पोस्टर कुछ दिनों पहले हटा दिए गए थे। वसुंधरा ने इस पर भी विरोधियों को करारा जवाब दिया। पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है और मेरा काम वो होना चाहिए जो आदमी याद रखे। वसुंधरा राजे के एक्शन में आते ही उनके समर्थकों में उत्साह जरूर पैदा हुआ है। सौभाग्य की बात यह कि राजस्थान का धौलपुर, झालावाड़, बारां इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा है और भारी बारिश के बाद उसी इलाके में बर्बादी की बाढ़ भी आई, जो वसुंधरा राजे का राजनीतिक और पारिवारिक क्षेत्र भी है। लेकिन वो अपने ही इलाके में लंबे समय से दिखी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने उनके दौरे को राजस्थान में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। गुजरात के गांधीनगर में विधानसभा परिसर में हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इन नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि ताउते तूफान में हुए नुकसान के बाद लोगों को मुआवजा नहीं मिला और इसी बात से नाराज होकर वो गुजरात विधानसभा परिसर में हंगामा करने लगे, जिन्हें रोकने की पुलिस ने काफी कोशिश की। लेकिन जब वो नहीं माने तो कांग्रेस के उन सभी विधायकों को पुलिस ने एक एक कर अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। इसके लिए पुलिस वालों को उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि वो विधानसभा परिसर से हिलने को तैयार नहीं थे। हंगामा खड़ा करने वालों में विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धानाणी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा भी शामिल रहे। परेश धानाणी को तो जब गाड़ी में चढ़ाया गया वो वहीं अड़ गए, अंदर जाने को तैयार ही नहीं दिखे। इससे पहले इन विधायकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस हंगामे को शांत करना चाह रही थी, लेकिन उन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। नेता विपक्ष परेश धानाणी इस पूरे हंगामे के दौरान अपनी बात रखने से भी नहीं चूके। पुलिस को इन कांग्रेस विधायकों को गाड़ी में बैठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने के लिए रवाना हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात में ताउते तूफान से भारी तबाही मची थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ और गुजरात सरकार ने 600 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया था। लेकिन कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया और यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने आप को तूफान पीड़ित बताकर मुआवजा ले लिया, जिसके विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया तो पुलिस ने बिना इजाजत धरना देने पर उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया, जबकि पार्टी के 2 विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खां पर आरोप तय किया गया, यानी इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। 2018 में दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास पर तब के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लगा था और इसी मामले में इन सबके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि उसी साल अक्टूबर में अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। राजस्थान के जोधपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जोधपुर के औद्योगिक इलाके में लगी आग पास मौजूद केमिकल फैक्ट्री तक पहुंच पाती, उससे पहले ही दमकल विभाग ने मोर्चा संभाल लिया और पानी के मोटे मोटे पाइपों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। आग फैलने की खबर मिलते ही तकरीबन 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस गोदाम की तरफ रवाना की गईं, जिससे बेहिसाब काला धुआं निकल रहा था। 5 गाड़ी हमने सातखेड़ा से रवाना करी, 3 गाड़ी हमारी बासवी से आई है और आग की तीव्रता को देखते हुए हमने नागौरी गेट पे भी इत्तला कर दी और एयरफोर्स के लिए भी कह दिया। बताया गया कि आग एसी के एक गोदाम में लगी, जिसमें कंप्रेसर भी मौजूद थे। इसी वजह से सारे आसमान पर धुएं के बादल छा गए। गोदाम से निकलने वाला धुआं इतना काला था कि कुछ देर के लिए तो दिन में रात सा नजारा दिखाई दिया। हालांकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई। सौभाग्य की बात यह कि जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के गोदाम में पैकिंग के लिए गत्ते और प्लास्टिक का ढेर भी रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और एक केमिकल फैक्ट्री भी उसकी चपेट में आ गई। लेकिन दमकल कर्मियों ने वक्त रहते हालात संभाल लिए, वरना यह हादसा बेहद खौफनाक हो सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कुछ शर्तों के साथ सभी दिन मॉल खोलने की इजाजत दे दी। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र में सभी मॉल हफ्ते के 7 दिन अब खुल सकेंगे, लेकिन मॉल में एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली। मॉल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट को भी रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई, लेकिन वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी दोनों डोज लगवानी जरूरी होंगी। इसी तरह राज्य के सभी निजी दफ्तरों में भी टीके की दोनों डोज लगवा चुके कर्मचारी काम पर जा सकेंगे। ये सभी फैसले 15 अगस्त से लागू होंगे।
वहीं धार्मिक स्थल और सिनेमा हॉल को खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, जबकि स्कूलों को खोलने का फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।